नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आर ओ का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 2 टेस्ट कर चुके हैं जो कि ध्येय आईएएस का था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज तीसरा टेस्ट जो है जो ध्येय आईएएस का है उसको करेंगे। ठीक है, तो इसे देख रहे होंगे, आपको ऊपर लिखा होगा कि ध्येय आईएएस की 3rd टेस्ट सीरीज है जो कि मार्च महीने में कराई गई थी। ठीक है, तो हम जीएस का दो दो टेस्ट हो चुका है, तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कमेंट करें नीचे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर टेस्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है या कोई क्वेश्चन कभी भूल बस कुछ दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पे नीचे कमेंट कर देंगे, तो हम आप वहाँ पे कमेंट में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक दिन हम जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक दिन हिंदी चलता है। तो अब एक एक अल्टरनेट पे आता है कि इसलिए अल्टरनेट पे आता है कि लगातार हम नहीं करा रहे, क्योंकि हम आपको टाइम भी मिल जाए करने के लिए। अगर हम डेली कराएंगे तो डेली आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए अल्टरनेट वाली सही है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता भी चल गया कि आर का डेट आ गया है एग्जाम का, जो कि 11 फरवरी का है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना जरूरी है। तो सभी मित्र इसको स्पीडोमीटर पर लगा के भी देख सकते हैं। चलिए, तो एक बार और निवेदन करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट ज़्यादा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 3, जो कि आर के प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हम 140 क्वेश्चन होंगे, लगभग हम 1.5 घंटे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी 1.5 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? अमलैंड, हिंटरलैंड, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी ए और बी दोनों कहा जाता है। ठीक है, ए या बी दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो नगर के प्रतिवेशी आसपास के क्षेत्र को अमलैंड कहा जाता है। इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आंद्रे एलिक्स द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है संप्राय मैदान का, लोएस मैदान का, कास्ट मैदान का, हिमानी मैदान का। तो किसका निर्माण होता है? तो संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, संप्राय समुद्र के निकट नदियों के अपरदन परिणाम स्वरूप संप्राय मैदान का निर्माण होता है। भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन इत्यादि इस मैदान का उदाहरण है। कास्ट मैदान का निर्माण चूने वाले प्रदेशों में होता है। लोएस मैदान पवन के अपरदनात्मक कार्यों के फलस्वरूप निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन से नदियों के अपरदन से कौन सा परिणाम स्वरूप निर्माण होता है? तो संप्राय मैदान का। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, अब एक तरफ दिया हुआ सूची 1, एक तरफ घाटियां दी हुई हैं, एक तरफ अवस्थिति दिया है कि घाटियां कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो रैबिट घाटी, हैप्पी घाटी, हंटर घाटी, स्वात घाटी, तो कहाँ कहाँ पे है? देखिए स्वात घाटी कहाँ पे है, तो देखिए आपको पता है कि स्वात घाटी पाकिस्तान के अंदर है। तो स्वात घाटी पाकिस्तान के अंदर है। तो डी का तीन देखिए, डी का 3 किस ऑप्शन में? तो देखिए एक ही ऑप्शन में डी का 3 है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन और सबका भी जानना है। तो ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो रैबिट घाटी आपका कहाँ है? यूएसए में। हैप्पी घाटी कहाँ पे है? हांगकांग में। घंटर घाटी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और स्वात घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो रैबिट घाटी कहाँ पे है? यूएसए में। हैप्पी घाटी कहाँ पे है? हैप्पी घाटी हांगकांग में। हैप्पी घाटी हांगकांग में, और हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, और स्वात घाटी पाकिस्तान में। तो देखिए अब एक ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं, तो इस तरह से कूट से आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। अगर एक आंसर भी आता हो, तो जैसे हमको पता था कि स्वात घाटी पाकिस्तान में है, तो इसे एलिमिनेट करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा थोड़ा स्पीड से चलेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक भ्रंश घाटी में स्थित है? टिटिकाका, बैकाल, चाड या विक्टोरिया? कौन सा भ्रंश घाटी में स्थित है? कौन सा एक झील भ्रंश घाटी में स्थित है इसमें से? देखिए टिटिकाका झील कहाँ पे है? तो ये बोलीविया और पेरू की सीमा पे है। चाड झील कहाँ पे है? तो चाड देश में, चाड और कैमरून में है। बैकाल तो आपको पता ही है कहाँ पे है, बैकाल रसिया में है। और विक्टोरिया आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो कौन सी भ्रंश घाटी में स्थित है? तो डी वाली भ्रंश घाटी में स्थित है विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की झील है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। यह झील युगांडा, तंजानिया तथा केन्या सीमा पर स्थित है। ठीक है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। देखिए विक्टोरिया झील, देखिए विक्टोरिया झील आपका युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पे है। देखिए विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तो सॉरी, विक्टोरिया झील हमने ऑस्ट्रेलिया बताया। तो ठीक है, तो विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में और विक्टोरिया झील अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है या है का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
पतरातू झारखंड में है, ऊर्जा संयंत्र है, और कहाँ कहाँ पे है, पतरातू, ग्वाल पहाड़ी, चमेरा और मुपंडाल। मुपंडाल तो चमेरा तो आपको पंजाब में है, कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से? तो देखिए चमेरा जल विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, रावी नदी पे स्थित है, ठीक है। तो ये चमेरा कहाँ पे है? पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो चमेरा वाला ही गलत है, बाकी का सही है। पतरातू कहाँ पे है? झारखंड में है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है। चमेरा आपका हिमाचल प्रदेश में है। और पुपम डाल तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि तिब्बत की पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 5500 मीटर, 4500 मीटर। तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 4500 मीटर है, ठीक है। तो तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो किसका इसका क्षेत्रफल कितना है? 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अन्य नाम चेंगतांग, इसकी औसत ऊंचाई 4500 है। इसका अन्य नाम क्या है? देखिए अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम क्या है? चेंगतांग। चेंगतांग, चेंगतांग इसका अन्य नाम है, और 4500 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है, तिब्बत के पठार की, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक तरफ प्रमुख रेलवे स्टेशन दिया हुआ, एक तरफ जोड़ने का स्थान दिया हुआ। तो ट्रांस साइबेरियन सेंट पीटर्सबर्ग के व्लादिवोस्तोक, कनाडियन पैसिफिक हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, ट्रांस इंडियन बालपेरोजो से बुनोस आयर्स तक, और कैप काहिरा वारसा से काहिरा तक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रेलवे लाइन सुमेलित नहीं है? ठीक है, विश्व की रेलवे लाइन है। देखिए ट्रांस साइबेरियन तो ये पता है कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक रसिया में अंदर है, ये रूस के अंदर है, ठीक है। पहला वाली सही है, पहला तो सही है। अब देखते हैं कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, कैप काहिरा। तो कैप काहिरा कहाँ से? कैप काहिरा काहिरा एवं कैपटाउन के मध्य स्थित है। प्रश्न कैप काहिरा रेल मार्ग काहिरा एवं कैपटाउन के बीच में स्थित है। तो काहिरा वारसा नहीं, कैपटाउन के मध्य स्थित है, ठीक है। तो काहिरा काहिरा एवं कैपटाउन के मध्य है, कैप टाउन के मध्य, ठीक है, कैप टाउन के मध्य स्थित है। काहिरा और कैप टाउन के बाद कैप काहिरा स्थित है। बाकी का ट्रांस इंडियन बालपेरेजो और बुनोस आयर्स के बीच में है। कनाडियन पैसिफिक हैलिफैक्स से लेकर बैंकोल द्वीप तक स्थित है। और ट्रांस साइबेरियन आपका पता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है कि डार्विन निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो डार्विन दक्षिण अफ्रीका में है, लामोस नाइजीरिया में है, और नैरोबी केन्या में है। तो डार्विन दक्षिण अफ्रीका में है। कौन सा सही सुमेलित है? तो नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। लागोस नाइजीरिया की राजधानी है। तो 2 और 3 तो सही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी डार्विन नहीं है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरियस, कैपटाउन और एक और कुछ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो डार्विन कहाँ की है? तो डार्विन ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत की राजधानी है, जो कि डार्विन ऑस्ट्रेलिया के प्रांत की राजधानी है, जो कि शायद एडिलेड ये है, क्या नाम है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी शायद, ठीक है। तो ये 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 3 किस ऑप्शन में है? तो बी वाले ऑप्शन में 2 3 सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस एक बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नियंडरथल मानव को, और सेंट्रोथ्रोपस मानव को। कौन से मानव का सबसे नियरेस्ट है? तो इसका क्रो-मैग्नन मानव को वर्तमान मानव के सबसे नियरेस्ट माना जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि अरब सागर निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? कजाकिस्तान रूस के बीच में, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में। तो कजाकिस्तान और किसके बीच में अरब सागर स्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरब सागर स्थित है, ठीक है। अरब सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। यह मध्य एशिया का में लवणीय जल की एक बड़ी झील है। तो कैसी झील है? लवणीय जल की झील है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। उपरोक्त में से कौन से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? तो कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, तो ये तो सही है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत आपके साउथ अफ्रीका में स्थित है। उत्मासा अंतरीप भी आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। और फेल्लाह भी सही है। फेल्लाह मिस्र के किसानों को कहा जाता है।
फल्लाह मिस्र के किसानों को कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन सा सही है? तो 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। अफ्रीका से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च चाप है ड्रैगन्सबर्ग। फल्लाह मिस्र के किसानों को कहा जाता है। उत्मासा अंतरीप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर स्थित है, ठीक है। तीनों सही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ पठार दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित है? कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एशिया माइनर मिस्र में है। अनातोलिया का पठार फ्रांस में है। और चियापास का अर्जेंटीना में। तो कौन सा सुमेलित है इसमें से? तो ए नंबर सही है, कोलोराडो का पठार यूएसए में स्थित है। अब देखते हैं बाकी का कहाँ कहाँ के स्थित है। तो बाकी का कहाँ स्थित है? तो एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। देखिए एशिया माइनर का पठार कहाँ पे स्थित है? एक सेकंड देखिए, तुर्की में स्थित है। एशिया माइनर का पठार कहाँ पे स्थित है? तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? एक बार देखेंगे अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अनातोलिया का पठार तुर्की में, ये भी तुर्की में स्थित है। तुर्की में अनातोलिया का पठार भी तुर्की में स्थित है। बाकी का अर्जेंटीना में चिया पास का पठार कहाँ पे स्थित है? तो चिया पास का पठार आपका दक्षिण मैक्सिको में स्थित है। दक्षिण दक्षिण मैक्सिको में, दक्षिण मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण मैक्सिको स्थित है, ठीक है। तो पहला वाला इसका सही था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र है? तो लेब्राडोर गर्द, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील और टॉम प्राइज हिल। कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र है इन चारों में से? तो इसका इसका 1 3 और 4, 1 3 और 4 लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। 1 3 4 इसके लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है ना। लौह अयस्क क्षेत्र में लेब्राडोर गर्द, सुपीरियर झील प्रदेश तथा टॉम टाइम हिल्स, जबकि काराकांड बेसिन रूस की पेटी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक स्थानीय पवनों के लिए उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, पर्वतों के ऊपर की ऊपरी भाग और तटीय भूमियां और मरुस्थल। तो कौन सा स्थानीय पवनों के लिए उत्तरदायी है? तो मरुस्थल तो है ही है। तटीय भूमियां और पर्वतों के ऊपरी भाग है कि नहीं है? देखिए ऊपर से नीचे स्थल समीर और पर्वतीय समीर चलती है ना। तो 14 के अंदर डी वाला उपरोक्त सभी उत्तरदायी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, उपरोक्त में से सभी राज्यों में। तो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार तीनों राज्यों में है, ठीक है। और इसके सबसे ऊंची चोटी इसकी डोडा बेटा है। डोडा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। 2637 मीटर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण है भारत एक विशाल देशांतरी विस्तार है, भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय विभाजन है, पृथ्वी की घूर्णन। तो इसका कारण क्या है? भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार है कि देशांतरी विस्तार? तो देखते हैं एक बार। तो इसमें से कौन सा कारण है इसका? तो भारत का विशाल देशांतरी विस्तार है, इसलिए 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सही है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के को स्पर्श करती हैं, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 इसका दोनों सही है, ठीक है। 1 2 इसका दोनों सही है, ठीक है। 17 का चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, एपीकल्चर रेशम की कीट की खेती किया जाता है, हाइड्रोफोनिक्स जल में पौधों का उगाना। हाइड्रोफोनिक्स जल में पौधों का उगाना। देखिए हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। अब बाकी देखते हैं कौन सा सही है इसमें। सेरीकल्चर, देखिए सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। सेरी कल्चर, देखिए एक सेकंड के, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एक सेकंड देखिए, एपी कल्चर नहीं, रेशम कीट के पालन को
सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, डी ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक है। अब देखते हैं एपी कल्चर किसको कहा जाता है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। एपी कल्चर जो यहाँ पे दिया हुआ था इसको मधुमक्खी पालन कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, नहीं समताप क्षोभ मंडल में भी थोड़ा बहुत पाई जाती है, सीमा में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है। ओजोन केवल समताप मंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है, तो यही सही है, हाँ, ठीक है। देखिए इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। वायुमंडल में 99% आयतन नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, फिर आर्गन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, ठीक है। शेष 0.04 भाग हीलियम का है, नियान का है, क्रिप्टन का है, मीथेन का है, हाइड्रोजन का है, जेनान का है, ओजोन का 0.00005%, अर्थात वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन का है। ओजोन गैस समताप मंडल के साथ साथ निचले क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। निचले क्षोभ मंडल में ओजोन पर हरित गैस की भांति व्यवहार करती है, इसे निचली वायुमंडलीय ओजोन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए निचले क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है ओजोन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ है। रामौसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, नील विद्रोह। तो सबसे पहले विद्रोह कौन सा घटित हुआ है, कि रामौसी पहले हुआ है, कि गडकरी हुआ है, कि रंगपुर हुआ है, कि नील विद्रोह। सबसे पहले घटित कौन सा हुआ है। तो सबसे पहले आपका नील रंगपुर विद्रोह घटित हुआ। अब इसका डेट देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन एक बार इसका डेट देख लेते हैं कब कब क्या हुआ। तो रामौसी 1822 से 26 के बीच में हुआ है। मराठा कृषक, ठीक है, मराठा कृषकों द्वारा महाराष्ट्र में हुआ था रामौसी। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ, 1844 में हुआ है कृषक द्वारा महाराष्ट्र के। रंगपुर विद्रोह 1783 में, रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ, 1783 में। और नील विद्रोह 1859 में हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक कथन और कारण का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा कि निम्नलिखित अभिकथन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। तो इसमें से अभिकथन सही है कि कारण सही है, क्या सही है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए पहला वाला तो गलत है, मुक्तिदाता नहीं कहा जाता है। मुक्तिदाता कहा जाता है रिपन को, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है रिपन को, ठीक है, ठीक है। भारतीय नहीं रिपन को नहीं कहा जाता है, कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, ठीक है ना। इसने लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट लागू कराया था, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया था। और दूसरा वाला सही है, दृष्टिकोण में उदार था, ठीक है। तो इसके लिए इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, कि ए गलत है, आर सही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित ब्रिटिशकालीन आयोग समितियों तथा उनके उद्देश्यों युग्मों को कौन सा सही सुमेलित है। सप्रू आयोग किसके लिए था, हंटर आयोग किसके लिए था, इनाम आयोग किसके लिए था। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो इनाम आयोग। अब कौन सा आयोग सही है। देखिए इनाम आयोग 1852 में था, जो कि डलहौजी ने लाया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं, इसके सही सुमेलित हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि इनाम आयोग कब आया था। देखिए इनाम आयोग ये कब आया था। इनाम आयोग आपका 1852 में, 1852 में डलहौजी द्वारा इनाम आयोग लाया गया था। और फिर सप्रू आयोग 1934 विलिंगटन द्वारा। तो 1934 में विलिंगटन द्वारा सप्रू आयोग, ठीक है। उसके बाद हंटर आयोग किसके शासन में आया। तो हंटर आयोग भी किसके शासन में आया। तो रिपन के शासन में, हंटर आयोग रिपन के शासनकाल में 1882 में आया, ठीक है।
तो बाकी का सब सही है, तीनों तीनों सुमेलित है। सफरू आयोग बेरोजगारी की समीक्षा के लिए था, हंटर आयोग शिक्षा के विकास के लिए था, और इनाम आयोग भूमि संबंधी सुधार के लिए था। तो तीनों सही है, ठीक है। उसका हम डेट भी बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम पे है? सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? तो सबसे पहले स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी, ठीक है। तो देखिए कब कब हुई थी देख लेते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1498 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, 1600 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 में हुई थी और 1602 में डच वाली हुई थी, ठीक है। और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, विश्वनाथ बालाजी ने, सदाशिवराव भाऊ ने, माधवराव ने किया था। तो किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और जो पेशवा के पुत्र विश्वास राव ने भी किया था उसके साथ में, ठीक है। तो पेशवा बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, मराठाओं के अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ। इस युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ किया। पानीपत युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद को? तो किसको कहा गया है आध्यात्मिक पिता? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा सुभाष चंद्र बोस ने? तो स्वामी विवेकानंद को कहा, स्वामी विवेकानंद को कहा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि अब एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है, एक तरफ उसके प्रकाशक दिए हुए हैं। तो देखिए नेशनल हेराल्ड किसकी है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की है। द पाइनियर स्वदेश वाहिनी किसकी सही है? कौन सी सही है इसमें से? देखिए दूसरा तो सही है। द पाइनियर किसकी है? तो द पाइनियर जॉर्ज एलन की है। देखिए ये गलत है। द पाइनियर किसकी है? जॉर्ज एलन की है। जॉर्ज एलन की है, ठीक है। द पाइनियर जॉर्ज एलन की है। स्वदेश वाहिनी किसकी है? तो के रामकृष्ण पिल्लई की है। तो स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई की है। के रामकृष्ण पिल्लई की है स्वदेश वाहिनी। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। तो इसमें से कौन सा सही है? एक नेशनल हेराल्ड वाला सही है और एक तारकनाथ दास वाला सही है। तो 2 और 4 सही है। 2 और 4 किस ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में 2 और 4 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? 1886 में, 1905 में, 1903 में, 1885 में। तो किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? तो 1886 के अधिवेशन में। तो देखिए 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो कहाँ पे हुआ था 1886 का अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था। तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। स्वराज विषय में पहली बार चर्चा हुई। 1903 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष ललित मोहन घोष थे। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तथा सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लेने की मांग की गई। 1885 में अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जहां पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अभिकथन आपके पास है। अभिकथन है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव घोषणा दी गई। तो क्या सही है इसमें से?
तो दोनों सही है, देखिए दोनों सही है, चार्ल्स मैग्ना कार्टा भी है, दोनों सही है। तो ए और बी दोनों की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र दास, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक और आंध्र प्रांतीय किसान सभा तो इंदुलाल याग्निक, कौन सा सही सुमेलित नहीं है 29 में? तो 29 में डी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा किसने गठन किया था? तो देखते हैं आंध्र किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में एन.जी. रंगा द्वारा किया गया था। एन.जी. रंगा द्वारा 1928 में, देखिए 1928 में किसके द्वारा किया गया था? एन.जी. रंगा द्वारा, एन.जी. रंगा द्वारा। बाकी का ये सही है। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र और बिहार किसान सभा सहजानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की है, जिसने 1937 के इलेक्शन में बंगाल में सरकार बनाई थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया? लिटन द्वारा अग्रगामी नीति का अनुसरण कहाँ किया गया था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो कहा गया था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में लिटन द्वारा अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। तो लिटन द्वारा द्वितीय अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया। यह युद्ध 1878 से लेके 80 तक के मध्य में हुआ। गंडक की संधि गंडमक की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। तो कब से हुआ? 1878 से लेकर 80 तक हुआ। कहाँ हुआ? 1878 से लेके 80 तक हुआ। और इसके अंत हुआ, अंत गंडमक की संधि, गंडमक की संधि, गंडमक की संधि से अंत हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष थे एंड्रू फ्रेजर, यंग हसबैंड, एंटोनी फ्रांसिस या स्कॉट मॉन। तो पुलिस आयोग की नियुक्ति के अध्यक्ष कौन से थे? तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसको अध्यक्ष बनाया गया था एंड्रू फ्रेजर को, ठीक है। 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की, एंड्रू फ्रेजर को अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग द्वारा पुलिस की संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों को सीधी नियुक्ति और पर्याप्त वेतन इत्यादि सिफारिशें की गई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? विलियम फिंच, मिल्टन हॉल ने, जॉन चाइल्ड ने, विलियम हेजेस ने। तो किसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच ने। तो विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था, इसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया, ठीक है, विलियम फिंच ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। महाकवि भारवी जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा है, निम्नलिखित में से किस एक के शासक की राजसभा में निवास करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन। कीर्तार्जुनीयम के लेखक भारवी किसके दरबार में राजसभा में थे? तो बी सिंह विष्णु के दरबार में थे। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, ठीक है। तो इसकी राज्यसभा में थे। तो पल्लव राजवंश का संस्थापक, पल्लव राजवंश का संस्थापक, पल्लव राजवंश का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक पल्लव राजवंश का संस्थापक है सिंह विष्णु, जिसके दरबार में भारवी थे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसको याद रखेंगे, नहीं है पूछा है। तो प्रथम अभिलेख, पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, पांचवी शिलालेख धम्म की व्याख्या, 13वां शिलालेख कलिंगा युद्ध। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पांचवें में क्या था? पांचवा जो था, बाकी 3 सही है इसमें। पांचवें में था आपका धम्म महापात्रों की नियुक्ति। तो क्या था इसमें? धम्म की व्याख्या नहीं थी, धम्म महापात्रों की नियुक्ति, धम्म महापात्रों की
नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति पांचवें में था, ठीक है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन होगा, बाकी का सही है। पहले में पशु नील की निंदा है, चौथा में भैरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा है, पांचवा में धर्म महापात्रों की नियुक्ति और 13वां में कलिंग का युद्ध है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शैव धर्म का सबसे प्राचीन समुदाय संप्रदाय पशुपत है। पशुपत संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। तो देखिए लकुलिस ने जो की है, ठीक है। दूसरा वाला तो सही है। अब पहला सही है कि नहीं है इसको चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो इसका दूसरा भी सही है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है और इसकी स्थापना लकुलिस ने की थी। दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। शैव धर्म का पशुपत संप्रदाय, ये इस संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। पशुपत सूत्र इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है, ठीक है, पशुपत सूत्र। तो अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। इनके अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? प्रथम मंडल में, तृतीय मंडल में, 10वें मंडल में, 8वें मंडल में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है? तृतीय मंडल में, ठीक है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद की कुल 10 मंडल हैं। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है? रचयिता तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है, ऋषि विश्वामित्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कूट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। कूट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण से संबंधित है? दिए गए कूट में से कौन सा सही उत्तर है? तो इनमें से कौन से स्थल नवपाषाण से संबंधित है? भीमबेटका की गुफाएं, पशुपालन का प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग और पहिए का प्रयोग। तो नवपाषाण संबंधित देखिए, पहिए का प्रयोग किसने किया? पहियों का प्रयोग किया गया मानव सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया। अब भीमबेटका का के गुफा चित्र, ये भी सही है। तो ठीक है, कौन सा सही हुआ? 1 3 4, 1 3 4 सही हुआ इसका, शायद इसका 1 3 4 सही हुआ, ठीक है। बाकी का पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल से हुआ, ठीक है। मानव सभ्यता का प्रारंभिक शुरुआत हुआ, ठीक है, और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया, ठीक है। तो हिंद महासागर में होने वाले व्यापारों को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर नहीं जा सकता है। पुर्तगाली क्षेत्रों को व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्टेज देना पड़ता था, ठीक है। तो पुर्तगालियों को, ठीक है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय की, ज्योतिबा फुले और दयानंद सरस्वती किसकी रचना है ये? तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं ज्योतिबा फुले की हैं, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले की जन्म 1827 से लेकर 1890 तक, वो आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक में से एक है। उन्होंने शोषित एवं वंचित जातियों को सामाजिक न्याय के लिए आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। इन्होंने 1851 में पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की। 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी, गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इसमें एक रचना गुलामगिरी भी लिख लेंगे। गुलामगिरी धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले की है, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे रैदासी संप्रदाय से, बरकरी संप्रदाय से, निपक्ष संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से। किससे संबंधित है नामदेव? किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नामदेव आपके बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। इनके गुरु ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, ठीक है। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन।
द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से सही कालक्रम लगाइए। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाबर ने क्या लगा, तो सबसे पहले बाबर ने पानीपत का युद्ध लगा, ठीक है। तो पानीपत के बाद युद्ध के बाद फिर खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है। पानीपत का युद्ध के बाद खानवा का युद्ध बाबर लड़ता है। पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध 1527 ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है। फिर उसके बाद 1528 में घाघरा का चंदेरी का युद्ध लगता है। 1528 में चंदेरी का, और 1529 में लड़ता है घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो बाबर, देखिए ट्रिक इसका है कि बाबर ने खाना खाया, नहीं देखिए बाबर ने पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी जाके घाघरा खाएगा, ठीक है। तो 26, 27, 28, 29 को याद कर लेंगे। तो इस कूट के हिसाब से क्या होगा, तो 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2 कहाँ पे है, 3, 1, 2, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पे है, निम्न युग्मों का विचार करें, उपयोग में से कौन सा सही सुमेलित है। सुमंत विदेश मंत्री, सर नौबत, सेना भर्ती संगठन, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। तो कौन सा सही है इसमें से, कि तीनों सही हैं। अष्टप्रधान के बारे में दिया हुआ है, तो इसका तीनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा एक सत्य सही, कौन सा सत्य नहीं है। तो राज्य विधान परिषद के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो क्या सही है इसमें से, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। अब विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष की होती है। देखिए ये भी सही है। तो इसका ए वाला सही नहीं है, ठीक है। ए वाला इसका सही नहीं है, बाकी का और सही है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद का गठन या विघटन किया जा सकता है। विधान परिषद का एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अन्य सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, 43 का कौन सा सही नहीं है। ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें इसका कार्यकाल दिया हुआ है, इसका कार्यकाल नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। ओबरा, नरौरा, सिंगरौली, टांडा। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का संयंत्र नहीं है। ओबरा विद्युत संयंत्र नहीं है, तो नरौरा नहीं है। नरौरा आपका परमाणु संयंत्र है, ठीक है। नरौरा बुलंदशहर का एक परमाणु संयंत्र है, ठीक है। बाकी का और सब विद्युत ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारवाद योग्य होते हैं, मूल अधिकारवाद योग्य होते हैं, इससे तात्पर्य है इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है। इसके लागू कराने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो इसका आंसर होगा कि इसका लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद है, ठीक है, और भाग 3 में है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। उस गांव का निवासी 30 वर्ष या अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक आयु नहीं, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, शिक्षित ना हो। तो इनमें से कौन सा अनिवार्य योग्यता नहीं थी। तो डी वाला ऑप्शन इसकी अनिवार्य योग्यता नहीं थी चोल काल में। बाकी का तीनों योग्यता थी। उस गांव का निवासी होना चाहिए था चोल काल में, 30 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए था, और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए था। तो जिसे ग्रामीण प्रतिनिधियों का सभा में चुना जाता था, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में, तो चोल साम्राज्य प्रमुखता विशेषता उसका स्थानीय सुशासन है, ठीक है, क्योंकि उम्मीदवार को शिक्षित होना अनिवार्य था, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका उनका गांव में मकान होना चाहिए, 1/4 बली भूमि का मालिक हो, आदि अन्य अहर्ता थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य समहर्ता, अंतपाल, प्रादेशिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन राजस्व एकत्र करता था मौर्य काल में? समहर्ता द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता था। बाकी ये तीनों कौन से हैं? तो अंतपाल सीमा रक्षक था और प्रादेशिक प्रांतीय गवर्नर होते थे। प्रांतीय गवर्नर, प्रादेशिक और सीमा रक्षक अंतपाल को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 47। तो कौन से अनुच्छेद से मिड डे मील योजना चलती है 48 में? तो 48 का अनुच्छेद 47 से मिड डे। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य सरकार प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊपर करें, लोग स्वास्थ्य के सुधारों का प्रयास करें, साथ ही मादक पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो विधायी संबंध कौन कौन से? 245 से 255 तक, 255 से 265 तक और 230 से 250 तक। तो कौन सा विधायी संबंध में संबंधित है? तो 49 का ए नंबर ऑप्शन है कि भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक। ठीक है, केंद्र राज्यों के संबंध में विधायी संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? केशवानंद भारती बनाम संघ द्वारा, मिनर्वा बिल बनाम भारत संघ द्वारा, सेंट स्टीफंस वाद में, या इनमें से कोई नहीं। किस वाद में कहा गया है? तो बी, मिनर्वा बिल के बाद में कहा गया है कि दोनों के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। ठीक है, मध्य संतुलन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन देखते हैं कि प्राकलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। ठीक है, तो क्या सही है इसमें से? तो इसका दोनों सही है। सरकारी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है और यह सरकारों का पैसा रोकती है। ठीक है, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, बाकी का प्राकलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर को पंचायत का गठन आवश्यक है? किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर? तो 20 लाख से अधिक होने पर, 20 लाख से अधिक होने पर बीच वाले खंड का गठन करना आवश्यक है। किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक या मध्यवर्ती खंड का गठन करना आवश्यक होता है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस से, कनाडा के, आयरलैंड के। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो कनाडा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के लिए अन्य प्रावधान, संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, राष्ट्रपति के द्वारा विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा? तो 355 में, 268 में, 375 में या 51 में? किस अनुच्छेद में यह है? तो 355 में लिखा हुआ है कि केंद्र सभी राज्यों की रक्षा बाह्य आक्रमण से करेगा। ठीक है, 355 में केंद्र के दो कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमणों एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्यों की सुरक्षा करेगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं है। ठीक है, तो 355 से केंद्र का दो कर्तव्य है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नीचे दिए गए
है, जिसमें से एक अभिकथन और कारण। तो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। पहला अभिकथन है कि संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये सही है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। तो कारण सही है कि नहीं सही है? तो कारण भी सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करती है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करती है। ठीक है, सही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं? उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सही है ये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। सही है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी संविधान क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा सही है इसमें? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या सही है 143 वाला? तो 56 का सी वाला गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति के परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। अब देखिए क्या है इसमें कि अगर 1947 से पहले का मामला है तो वहां पे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है, आजादी के पहले का मामला है तो। लेकिन अगर आजादी के बाद का मामला है तो उसमें बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु उपबंध कर सकती है? 315, 312, 249, 318। तो 312 अखिल भारतीय का सृजन कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा 57 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अधिकार प्रदान है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा का उपबंध कर सकते हैं। 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से संकल्प द्वारा पारित घोषित कर देती है राष्ट्रीय हित के सेवा का सृजन आवश्यक है। संसद विधि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा कितने से करती है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसका मतलब एक संकल्प पारित कर देती है, फिर उसके बाद सृजन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है? इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, राज्य के विधानमंडल का चुनाव करता है, स्थानीय निकाय का नहीं करता। तो कौन सा सही है? 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 सही है। ठीक है, आगे का और चौथा वाला गलत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? तो 250, 249, 226, 248। तो 59 का 226, 248 है। ठीक है, बाकी का और अनुच्छेद जो बचे उनको देख लेते हैं। तो देखिए और अनुच्छेदों में 250 आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून बनाने का केंद्र का शक्ति है। 250 में 249 में है कि राज्य सूची के विषय पर में संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाया जा सकता है केंद्र द्वारा। ठीक है, तो आपातकाल में बनाया जा सकता है। देखिए आपातकाल में राज्य सूची पे कानून और 249 में कि अगर कोई केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, अगर वो राष्ट्रीय हित का है तो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य में सम्मिलित है? तो कौन मूल कर्तव्य है? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। सही है। चुनाव में मतदान करना नहीं है। अहिंसा से दूर रहना, ये सही है कि नहीं सही है? तो देखिए दूसरा वाला सही है, राष्ट्रगान का आदर करना। तो 60 वाले में ये भी सही है, पहला भी सही है। ठीक है, तीसरा गलत है, अहिंसा से दूर रहना, ये गलत है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य में खाली 1 और 2 वाले सुमेलित है। ठीक है, बाकी का और सब गलत है। ठीक है, 51 के 1 में है अनुच्छेद में और भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम है। तो सबसे बाद में किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो नागालैंड को 1900, देखिए नागालैंड को कब दर्जा मिला? तो नागालैंड को 1963 में मिला, हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला, सिक्किम को 1975 में मिला और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला।
ठीक है, उससे पहले यूटी था। तो सबसे बाद में कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश को मिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को सबसे बाद में मिला। ठीक है, उससे पहले वो यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 62 अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कि अभिकथन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए होता है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है इसमें। तो पहला वाला देखिए गलत है, साइड मिरर में उत्तल का अवतल प्रयोग नहीं होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, तो ये सही है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो 62 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं 62 का, देखिए एक बार, सॉरी ये 62 नहीं है, एक बार और देखेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन एक बार और देखेंगे मित्र। ठीक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अभिकथन है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है, तो ये सही है, उत्तल दर्पण का ही होता है। अब इसीलिए तो दिखाई देता है कि देखिए एक छोटा से मिरर में पूरा पीछे का साइड व्यू दिखाता है, और उसका देखिए उत्तल दर्पण दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, तो होता है तभी तो दिखाता है पीछे वाले। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, और अभिकथन कार्ड का व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, होलोलॉजी होरोलॉजी समय का अध्ययन, उपयुक्त में से सभी सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से 63 में? तो 63 में तीनों सुमेलित है। क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन है, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है, और होरोलॉजी समय का अध्ययन है। ठीक है, तो तीनों सही है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ लवण दिया हुआ है, एक तरफ उसका सूत्र दिया हुआ है। तो लवण और रासायनिक सूत्र, तो साधारण नमक का कौन सा है? देखिए साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड है। धावन सोडा का कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। सोरा का कौन सा है? सोरा का कौन सा है? तो सोरा का कौन सा होता है? सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट। नीला सोडा को क्या बोलते हैं? नीला सोडा को कॉपर सल्फेट। तो कौन सा सही हुआ? अब देखिए इसको इसके हिसाब से मिला लेंगे, तो 3 के बाद कौन सा आएगा? 4, 3 4, 3 4 के बाद 2 और 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ पे है? तो 3 4 2 1 बी नंबर ऑप्शन पे सही है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, ग्रीन हाउस गैसों के रोकथाम में, क्षारों एवं अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने में। तो किसका शुद्धिकरण स्टरलाइजेशन में किया जाता है? स्टरलाइजेशन प्रक्रिया किसमें होती है? तो ए जल के शुद्धिकरण में स्टरलाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल के पीने योग्य की क्रिया स्टरलाइजेशन कराती है। यह प्रक्रिया क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण या पराबैंगनीकरण द्वारा की जाती है। क्लोरीनीकरण या ओजोनीकरण या पराबैंगनीकरण द्वारा किया जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से युग्मों को विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम को क्लोरोफिल, मैग्नीशियम में क्लोरोफिल होता है। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है कि नहीं होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो होता है। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट पीनानाशक है, ये भी सही है। चांदी क्या है? फोटोग्राफी प्लेट है, सही है। तो इसका सी सही है। 1 2 3 सही, तीनों सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या उससे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, संविधान कठोरता के आधार पर। तो संवैधानिक आपातकाल का घोषणा की जा सकता है किसके आधार पर? संवैधानिक आपातकाल केंद्र द्वारा निर्देश देने पर भी प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, ये 356 इसका संबंध है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सा गुण भारत के संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? बहुमत दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण, स्थायित्व। तो संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाता है कौन सा? देखिए स्थायित्व,
स्थायित्व तो नहीं होता जहाँ पे संसदीय सरकार होती है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो कि बहुमत दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी संस्था होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का नेतृत्व होता है, शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पे अस्थायित्व सरकार की नहीं होती। देखिए सरकार गिर जाती है ना कभी जब बहुमत खत्म हो जाता है तो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? तो गोलकनाथ वाद में, मुंबई वाद में, प्रेम प्रकाश सिंह वाद में, या केशव भारती के वाद में? तो किस वाद में न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति शासन पर लागू हो गई है? तो मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री BS मुंबई, जो कि वहां के थे, मतलब कर्नाटक के, उनके बाद में था, ठीक है, 69 में, ठीक है। तो मुंबई बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के राष्ट्रपति की शक्ति का न्यायिक समीक्षा में से परे नहीं है। 1975 में 38वें संविधान संशोधन के उपबंध में कहा गया था कि 356 के प्रयोग राष्ट्रपति के फैसले में किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि उपबंध को समाप्त कर दिया गया। देखिए पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उसको संवैधानिक चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन जब सरकार बदली तो उन्होंने कहा कि चुनौती दी जा सकती है। तो फिर जब मुंबई का केस हुआ, मुंबई बनाम भारत संघ के केस में उच्च न्यायालय ने कहा कि वाद योग्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है? आरलान किससे बनता है? तो आरलान एक्रिलो नाइट्राइल से बनता है, एक्रिलो नाइट्राइल से बनने वाला पॉलीमर है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग नियत तापी है? उभयचर, सरीसृप, मत्स्य या पक्षी? नियत तापी कौन सा है? कौन सा वर्ग नियत तापी है? तो पक्षी वर्ग नियत तापी है, ठीक है, नियत तापी है पक्षी वर्ग, ठीक है। धावन मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रीय सॉरी धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीय, अपोहन, उत्कर्षण, पराशण या विसरण? तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पे करता है, ठीक है। बाहर की तरफ ऐसे घूमता है ना तो मैल निकल जाती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? क्लोरेला एंटीबायोटिक है, एनाबेना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लोमिनेरिया आयोडीन? तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? सहबाल एक तरफ है, एक तरफ उपयोग है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो 73 का डी वाला ऑप्शन सही है कि क्लोरेला क्या है? एंटीबायोटिक है, एनाबेना क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और लेमिनेरिया आयोडीन संबंधित है, ठीक है। तो तीनों सवाल सही है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी अध्ययन किया जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी अध्ययन किया जाता है 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। तो नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो सी वाला ऑप्शन इसका है कि 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आकृति के संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि कौन सा सही सत्य है इसमें? पादपों को कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कौन सा सही है? तो इसका ये दोनों सही है, ठीक है। पादपों का सेलुलोज का बना होता है और कवकों का काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में कोशिका झिल्ली बाह्य का आवरण होता है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, भ्रूण द्वारा? किसके द्वारा अवशोषण किया जाता है? तो जड़ द्वारा किया जाता है, ठीक है, जड़ द्वारा, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जड़ द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के हरे भाग सूर्य की ऊर्जा का ग्रहण कर वायु के कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा में अवशोषित जल का कार्बोनाइट्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल का पौधों का जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। अब भोजन पत्तियां बनाती हैं, ठीक है।
निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने में नहीं किया जाता है? पेसमेकर, ऑटो ऑटो एनालाइजर, स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता हृदय वाले में? तो सी का प्रयोग नहीं, ऑटो एनालाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका क्या उपयोग कहाँ किया जाता है? ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए, कोलेस्ट्रॉल की जांच में किया जाता है। बाकी का और तीनों हृदय में प्रयोग होते हैं। ठीक है, हृदय के नियंत्रण के लिए जरूरी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? कौन सा हार्मोन मानव शरीर में जल संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो सी नंबर ऑप्शन है कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, बाकी का और तीनों क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन शरीर में वृद्धि का नियंत्रण करती है। सोमेटोट्रोपिन क्या करती है? शरीर में वृद्धि शरीर में वृद्धि शरीर में वृद्धि नियंत्रित। ठीक है, बाकी का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका करते हैं कि यह पुरुषों में नर हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करते हैं। तो पुरुषों में नर हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? आमाशय, अग्न्याशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय का भाग है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हो गया, 79, 80 होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? थियोफ्लास्ट, रोडोप्लास्ट, जैंथोफिल, लाइकोपिन। तो लाल रंग के लिए वर्णी लवक में शैवालों में लाल रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो रोडोप्लास्ट उत्तरदायी है। ठीक है, इसी तरह और देख लेते हैं कि लाल रंग के लिए उत्तरदायी है जैंथोफिल, पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, और लाइकोपिन टमाटर का रंग। जैंथोफिल पीले रंग के लिए और लाइकोपिन टमाटर का रंग होता है। ठीक है, 81 में देखते हैं, निम्नलिखित में से सीरम को सही रूप में प्रदर्शित किया जाता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजन, आरबीसी प्लस फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजन। तो क्या है सीरम? क्या है? तो सीरम है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा रक्त का आजीविता तरल भाग है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा है। यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स में शरीर में संवहन करता है। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। ठीक है, सीरम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसी जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, सीधा क्वेश्चन है कि ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया 82 नंबर क्वेश्चन में? तो 2016 के अंदर, अप्रैल 2016 में। तो देखिए क्या किसानों को ई नाम पोर्टल का शुभारंभ क्या किया गया 2016 में। ठीक है, 2016 में किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदान है उपयोग में से कौन से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है? तो श्रम गहन उद्योग के अंदर कौन सा सम्मिलित है? तो सभी इसमें से श्रम गहन उद्योग में सम्मिलित है। ठीक है, तीनों। ठीक है, देखिए, श्रम गहन उद्योग जिसमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। होटल, रेस्टोरेंट या गहरी कोयले की खदानों में आदि में श्रम गहन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। अभिकथन और कारण है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभिकथन है कि एक दी हुई समयावधि में कीमत एवं मौद्रिक आय दोनों दुगुना होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है।
बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। तो कौन सा सही है इसमें से? तो ये देखिए पहला वाला सही है कि एक ही समयावधि में कीमत एवं मौद्रिक आय में दोनों में दोगुनी होने पर वास्तविक वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। तो सही बात है कि कीमत बढ़ती है तो फिर समयावधि भी बढ़ रही है, कीमत भी बढ़ रही है, तो दोनों बराबर हो जाना है। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसके लिए एक और ऑप्शन दोनों सही है और ए और बी का व्याख्या भी करती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो इसका तीनों है बचत संग्रहण, बचत निवेशन और बचत सृजन, तीनों पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं तीनों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादक किसने किया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने, जॉन एडम्स ने, मारिस डी मारिस को एडम स्मिथ ने, किसने किया था? तो मारिस द्वारा किया गया था, मारिस द्वारा किया गया था। ठीक है, 86 नंबर पे कि किसी 86 में कि मारिस द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। इसके लिए उन्होंने संकेतकों द्वारा चुने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु तथा मौलिक साक्षरता का अध्ययन किया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 87 कि वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया हुआ दिया जाता है वह कहलाता है भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, अवर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है इसमें से? तो भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एवर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी, किस तरह के सब्सिडी को समाप्त करना चाहिए? तो एवर बॉक्स सब्सिडी को समाप्त किया जाता है। अब ये क्या क्या है तो देख लेते हैं एक बार कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी मतलब शर्त आधारित सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मतलब सब्सिडी अनुमति, और रेड बॉक्स सब्सिडी मतलब सब्सिडी तुरंत समाप्त किसी को जोड़कर। ठीक है, सब्सिडी तुरंत समाप्त। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के पेंशन योजना से, कामगारों के न्यूनतम मजदूरी से, कारखानों के काम के घंटों से। श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? तो श्रम योगी मानधन योजना बी असंगठित क्षेत्रों के संबंधित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को तो कब आई थी? 15 फरवरी 2019 को आई थी। 15 फरवरी 2019 को श्रम योगी मानधन योजना आई थी और शुरू की गई थी, जिसमें यह 15,000 रुपए से कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन स्कीम है। 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले तथा 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक को 3,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का अंशकाल लाभार्थी से सरकार बनाएगी। ठीक है, तो 20 से 40 तक आप जमा कीजिए, 40 तक के 60 वर्ष पूरा होने पर 3,000 रुपया पेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो क्या सही है इसमें से? तो 90 का दोनों सही है। ठीक है, कि देखिए जब जब वो आ जाता है, मंदी आ जाती है, तो अगर परियोजना पे आप पैसा लगाते हैं तो पैसा देखिए परियोजना पे पैसा लगाएंगे तो वहां से पैसा जाएगा तो निर्माण कार्य होगा। जैसे कुछ बना रहे हैं तो निर्माण कार्य होगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग पैसा खर्च करेंगे, तो इससे मंदी कम होगी। तो देखिए अभिकथन कार्ड दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय के कार्य हुए हैं? राजकोषीय नीति का निर्धारण, सरकारी व्यय का नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण, बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना। तो कौन सा वित्त मंत्रालय के अंदर होता होगा? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत
1 2 4 वाला है, मतलब जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति आरबीआई के अंदर आती है, आरबीआई के अंदर में, ठीक है। बाकी का और तीनों वित्त मंत्रालय के अंदर जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, तो सही है। दूसरा वाला सही है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। तो कौन सा सत्य है? सत्य कथन का चयन करें 92 में, तो ये भी सही है। तो इसका दोनों सही है, 1 2 दोनों सही है, ठीक है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में उत्पन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसी के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, जो प्राथमिक क्षेत्र का। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये होता है कि देखिए 1 बीघा किसी का खेत है और उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, तो उससे तो कुछ इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। देखिए जबकि अगर 1 बीघा खेत को चाहे तो 2 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो जो 3 लोग हैं, 3 लोग बेरोजगार ही हैं एक तरह से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश उपयोग में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन से हैं? शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना। तो कौन सा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है? मानव पूंजी निर्माण का स्रोत कौन कौन से है? तो सभी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना, ये सभी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि या गहन निर्वाह कृषि। किसको कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है? किसको कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। स्थानांतरित कृषि का अमेजन सघन वन में क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र में और दक्षिण पूर्व एशिया में, उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है। इससे वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड साफ किया जाता है और कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भेजा जाता है, मतलब काट के फिर कृषि कर लिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? लाल क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित है 95 में? तो 95 में तीनों सभी सुमेलित है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि बजट से संबंधित क्वेश्चन है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया? जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया? बजट 2011-12, 2007-8, 2006-7, 2005-6 किस बजट में किया गया जेंडर बजटिंग? तो 2005-6 के बजट में जेंडर बजटिंग का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो महिलाओं के मुख्य धारा में उद्देश्य से जेंडर बजटिंग का प्रारंभ 2005-6 में किया गया। इस बजट द्वारा यह प्रयास किया गया कि महिलाओं को पुरुषों के समान विकास लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो एक तरफ अभिकथन है, एक तरफ कारण है। अभिकथन है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं, सही है। वो चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेता है, तो ये भी सही है। और दोनों आपस में संयोग भी रखते हैं, तो कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है प्रक्रम निर्गत निवेश, निर्गत निवेश प्रक्रम, प्रक्रम निवेश निर्गत, निवेश प्रक्रम निर्गत। तो कौन सा सही सुमेलित है औद्योगिक तंत्र का? तो देखिए पहले निवेश लाएंगे, फिर प्रक्रम लगाएंगे, फिर निर्गत करेंगे, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका 98 का सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम फटाफट आंसर बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। ऐसा ही हम करते हैं टेस्ट में, ठीक है। 99 नंबर का आंसर है, 99 का आंसर है आपका, 99 का ए वाला ऑप्शन आपका होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है सी वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या है?
क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसका ए वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसे फटाफट देख लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर उत्तर पश्चिम है। क्वेश्चन नंबर 103 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 का सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104 का क्या आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 104 का बी वाला ऑप्शन सही है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे कॉपी पेन से। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 105 का ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 106 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 106 का सी नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 107 में क्वेश्चन नंबर 107 में सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108 में बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 में क्वेश्चन नंबर 109 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 में बी ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 से, जो कि यूपी जी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कर्क रेखा का इसके निकट होना, पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता, जल संसाधनों की कमी, उपयुक्त में से सभी। तो क्या सही इसमें? तो कर्क रेखा के निकटतम होना इसका कारण है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सर्वाधिक औसत तापमान वाला, इसका प्रमुख कारण है कि कर्क रेखा के ये निकटतम है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भावर क्षेत्र नहीं पाया जाता? भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर। तो कहाँ भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? तो गोरखपुर में भावर नहीं, तराई क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, तो देखते हैं, भावर क्षेत्र का विस्तार भारत पर्वतीय भूभाग में है, जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। इस क्षेत्र नदियों में लुप्त हो जाती है, जो तराई क्षेत्र के फिर क्षेत्र में फिर से प्रकट होती है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी में स्थित है। अब गोरखपुर तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है? मछली, सारस, धनुष, तीर। तो कौन कौन अंकित नहीं है इसमें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर? तो सारस, सारस नहीं है। सारस राजकीय पशु है। ठीक है, अंकित नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पर मछली, तीर, धनुष की आकृति है। सारस अथवा क्रोज उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में स्थित है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। तो कौन सा सही है इसमें से? देखिए, अमरूद वाला तो सही है। अमरूद का प्रशिक्षण के प्रयागराज में ही है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होता है। और उन्नाव पुष्प इत्र का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और कन्नौज में निर्माण होता है। पुष्प इत्र का निर्माण कन्नौज में होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या सही हुआ? 1 और 2 वाला सही हो गया। तो 1 और 2 वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र है। तो सिगरेट निर्माण, देखिए बेत की झाड़ियां, दरी निर्माण। तो दरी निर्माण कहाँ पर होता है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, दरी निर्माण मिर्जापुर सही है। उसके मिट्टी के खिलौने अलीगढ़ के खुर्जा में होते हैं, ये भी सही है। बेत की झाड़ियां बरेली में बनती है। सिगरेट का निर्माण गाजियाबाद में होता है। देखिए, फिर से इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मिट्टी के खिलौने अलीगढ़ में नहीं होते हैं। अलीगढ़ में नहीं, मिट्टी के खिलौने गोरखपुर में। मिट्टी के खिलौनों का निर्माण गोरखपुर में होता है। बाकी का और तीनों सही है। दरी का निर्माण मिर्जापुर में, बेत की झाड़ियां बरेली में, और सिगरेट का निर्माण गाजियाबाद में होता है। ठीक है, लेकिन मिट्टी के खिलौनों का निर्माण गोरखपुर जिले में होता है। ठीक है, जबकि अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 कि बेतवा नहर
द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा। तो कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता? बेतवा नहर द्वारा। तो ठीक, बांदा जिला लाभान्वित नहीं होता। तो बेतवा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है। इससे झांसी के 25 किलोमीटर दूर परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर द्वारा झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिले का सिंचाई की साधन उपलब्ध होती है। ठीक है, इसमें बांदा नहीं आता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। फ्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं। फ्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं आर्द्र भूमि स्थलों पर, मरुस्थल में, नदियों के तट पर, टुंड्रा प्रदेशों में। तो फ्रिएटोफाइट्स पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रिएटोफाइट्स पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जड़ी लंबी लंबी होती है और कांटेदार इसके तने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उभय में से सभी। तो कौन सा कानपुर नगर में स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो तीनों कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में 1958 कानपुर में किया गया था। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड की स्थापना 1954 में कानपुर में किया गया था, 1954 में। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना 1961 में कानपुर में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे 1954, 1958, 1961। ठीक है, इसलिए सभी तीनों कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। 1958, 1954, 1961 तीनों कहाँ पे है? कानपुर में स्थित है। कानपुर में तीनों है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, ग्रीन गोल्ड चाय की प्रजाति है। तो कौन सा सत्य है इसमें से? तो तीनों सही है इसके, कि काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है और ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं कर्मा। कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? बुक्सा का, खरवार का, थारू का या सहरिया का? कर्मा किसका नृत्य है? तो कर्मा आपके खरवार जाति का नृत्य है। ठीक है, खरवार जनजाति का नृत्य है, खरवार। ठीक है, तो खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में पाई जाती है। इसका मूल निवास पलामू झारखंड है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अब देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो गए होंगे। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। कौन सा राज्य बना हुआ है? तो हरियाणा बन गया है। ठीक है, हरियाणा बन गया है। मार्च 2023 में हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क की लंबाई 1701 रूट किलोमीटर है, जो कि 100% विद्युतीकरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि मार्च 2023 में किस राज्य में थनथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटका? कौन से राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य है ये? तो थनथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है? 122 नंबर क्वेश्चन में तमिलनाडु का थनथई सूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की एशियाई हाथी संरक्षण के प्रवास के बढ़ाया गया है। तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये? इरोड जिले में। इरोड जिला तमिलनाडु के इरोड जिला में है। और किसके लिए है? हाथियों के लिए। हाथी के लिए है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में या बेंगलोर में? तो आहार का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में इसका किया गया। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का आयोजन 14 से 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कृषि एवं प्रसंस्कृति खाद्य मंत्रालय द्वारा किया गया, संगठन द्वारा किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है कि मार्च 2023
2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसमें किस देश के बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो भारत में लिया गया, ठीक है, भारत में 124 में 124 मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। तो ठीक है, कहाँ किया गया इसका? 19वीं बैठक कहाँ किया गया? 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? थाईलैंड की, एक सेकंड रुकेंगे, 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, बैंकॉक में किया गया, जहां पर निर्णय लिया गया कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है कि मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क अमेरिका में, पेरिस फ्रांस में, ओटावा कनाडा में या वियना ऑस्ट्रिया में? तो कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क के अमेरिका में किया गया, ठीक है, जल सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र का जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। इसका सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करने के सदस्यों को प्रतिबद्धता दिखाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126। प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 150 महानतम स्थानों की सूची में जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थानों को स्थान मिला है? लद्दाख को और मयूरभंज को, ठीक है। तो इसमें किसको स्थान मिला है? लद्दाख और मयूरभंज को। तो 1 और 3 को मिला है, ठीक है, लद्दाख और मयूरभंज को इसमें स्थान मिला है, ठीक है। तो प्रसिद्ध पत्रिका टाइम्स द्वारा 50 महानतम स्थलों की सूची में लद्दाख तथा मयूरभंज को शामिल किया गया। लद्दाख के रोमांच एवं खान पान श्रेणी को तथा मयूरभंज को दुर्लभ बाघ एवं प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में किया गया, ठीक है। खान पान की श्रेणी में लद्दाख को और प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में मयूरभंज को किया गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 2023 के अनुसार कौन सा सत्य है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, इसका इस सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, सही है। भारत इस सूची में 126वां स्थान है। तो भारत का 126वां स्थान है कि नहीं है? तो सही है, भारत 126वें स्थान पे है, ठीक है। और सबसे अंत में कौन सा है? अफगानिस्तान है, ठीक है। तो मार्च 2023 में विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 2023 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, उसके बाद भारत 126वें स्थान पे है। अंत में क्या है? अंत में अफगानिस्तान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128। उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, न्यायमूर्ति विनीत भूषण, न्यायमूर्ति अजय एस चौहान, न्यायमूर्ति शीला मृदुल। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो न्यायमूर्ति अजय एम सप्रे की अध्यक्षता में, ठीक है, अडानी हिंडनबर्ग मामले में, ठीक है, अडानी हिंडनबर्ग मामले में पैनल का गठन किया गया था, ठीक है। देखते जांच के लिए क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जयपुर में, नई दिल्ली में, मुंबई में या पटना में? ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, ग्लोबल मिलेट्स वाला, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मिलेट्स वर्ष 2023 पर डाक टिकट एवं सिक्का जारी किया, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया, ठीक है। 2023 को मिलेट्स वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष 2023 है, ठीक है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां, 8वां, 7वां, 9वां? तो भारत का 8वां स्थान है, ठीक है। तो मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत 8वां स्थान है। विश्व में शीर्षतम प्रदूषित देशों में 4 का स्थान आता है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे देखिए, एक सेकंड देखेंगे, देखिए भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 8वां है। और इसमें प्रथम कौन आता है? प्रथम कौन सा आता है? तो चाड अफ्रीका का देश है, ठीक है, चाड इसको याद रखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 131, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है? सुरेखा यादव, प्रियंका चौधरी, सुनिधि सक्सेना या सुमन कुमारी? तो कौन बनी है वंदे भारत चलाने वाली? सुरेखा यादव बनी है, ठीक है, सुरेखा यादव बनी है वंदे भारत चलाने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 है कि मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले यह पहले विदेशी नेता हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गए थे आईएनएस विक्रांत में, ठीक है, ठीक है। तो मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की यात्रा करने वाले दौरान भारत के स्थानीय निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा करने वाले पहले नेता बन गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है कि मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का शीर्ष सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देश की सूची से बाहर कर दिया गया है? तो भूटान को सबसे कम विकसित देश की सूची से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची सम्मेलन दोहा कतर में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के पड़ोसी राज्य भूटान को इससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ पे आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो कुआलालंपुर में हुआ, 134 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 घोषणा की गई है। इस नीति के अनुसार किस वर्ष भारत का कुल निर्यात 2 लाख ट्रिलियन डॉलर बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2025, 2030, 2035, 2040? कब किया गया है? तो 2035 तक किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन कि मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया था? मुंबई में, बेंगलुरु में, पुणे में या अहमदाबाद में? तो कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था, ठीक है, पुणे में। 136 नंबर क्वेश्चन में पुणे में किया गया है। 136 नंबर क्वेश्चन में कि मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मेथनॉल बसों का संचालन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई है? तो कहां पर रखी गई है? वाराणसी में रखी गई, मोदी द्वारा किया गया। ये इसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर की होगी। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है, ठीक है। 644 करोड़ की 3.8 किलोमीटर की है और 644 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया? गीता राणा, रश्मि शुक्ला, शालिजा धामी या अप्सरा अय्यर? इसको सौंपा गया है? तो शालिजा धामी को सौंपा गया, शालिजा धामी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ देश है, तो किससे है कि फ्रेंजेक्स किससे होता है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और जापान के बीच में नहीं होता है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच में होता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया था। तो किसके किसके बीच में हुआ था बोल्ड कुरुक्षेत्र? भारत प्लस सिंगापुर फिर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया था। आफिंडेक्स भारत और 23 दक्षिण अफ्रीका के बीच में, फ्रेंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में, खंजर 2023 भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। सही, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। इस मॉक टेस्ट का जो ध्येय है, इसका मॉक टेस्ट नंबर 3 है आरओआर के लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में एससीओ के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो पर्यटन की बैठक एससीओ की वाराणसी में हुआ था। मार्च 2023 में एससीओ के पर्यटन प्रशासन की प्रमुखों की बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। इस बैठक में वाराणसी को एससीओ देश की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। तो वाराणसी क्या हुई?
एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, तो ये रहा आपका आरओआर का टेस्ट नंबर 3, जो कि यूपीपीएससी के आरओआर के प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि आपको पता है कि 11 तारीख से 11 फरवरी को आपको पेपर है इसका। तो ये रहा आपका टेस्ट नंबर 3। तो आपको इसमें कुछ अगर दिक्कत हुआ होगा, कोई एक आध क्वेश्चन में अगर कहीं पे गलती हो गई होगी भूल बस, तो उसको आप कमेंट में कर सकते हैं, और उसके लिए माफ़ी हम चाहते हैं, पहले ही बोल देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, धन्यवाद।